हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके स्टडी 97 में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं दोस्तों बीए थर्ड ईयर का हिस्ट्री यानी इतिहास का मॉडल पेपर। आज हम इसे पूरा का पूरा देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और भी दोस्तों, आपको पेपर से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहले हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत देखेंगे, ठीक है दोस्तों, जो कि दोस्तों ऑब्जेक्टिव यानी OMR बेस पर हमारे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसी बेस पर हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, तारीख़ सलातीन ए अफ़गान की रचना की गई थी। तो दोस्तों कब की गई थी? तो ये की गई थी अकबर के शासनकाल में। कब की गई थी दोस्तों? तो ये अकबर के शासनकाल में की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, तुजुक ए बाबरी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था। तो तुजुक ए बाबरी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अब्दुल रहीम खान ए खाना द्वारा। किसके द्वारा? अब्दुल रहीम खान ए खाना द्वारा ये इसका अनुवाद किया गया था। तो चलिए आगे देखेंगे। तुजुक ए बाबरी नामक ग्रंथ का दूसरा अनुवाद किया गया था। तो इसका दूसरा अनुवाद दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था शेख जईन द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? शेख जईन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, हुमायूं नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये आप सभी जानते हैं कि गुलबदन बेगम ने की थी। इसकी रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी। अगला प्रश्न 5 नंबर है, तबकात ए बाबरी नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो तबकात ए बाबरी नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो ये इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी शेख जैनुद्दीन द्वारा की गई थी। शेख जैनुद्दीन द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तज़किरात उल वाक़ियात नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। तो तज़किरात उल वाक़ियात नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी जौहर द्वारा की गई थी। जौहर द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर, हुमायूं ने दीन ए पनाह की राजधानी दीन ए पनाह की स्थापना की थी। तो कब की थी दोस्तों? ये की थी 1533 ईस्वी में। कब की थी? 1533 में। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अकबर के शासनकाल की पहली इमारत। तो अकबर के शासनकाल की पहली इमारत दोस्तों कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हुमायूं का मकबरा था। अकबर के शासनकाल की पहली इमारत कौन सी? हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न देखते हैं, एतमादुल्ला के मकबरे का निर्माण कराया था। तो एतमादुल्ला के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था नूरजहां ने। किसने? नूरजहां ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ताजमहल का निर्माण आरंभ हुआ था। तो ताजमहल का निर्माण जो है आरंभ हुआ था। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1633 ईस्वी में। कब हुआ था? 1633 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, तुजुक ए बाबरी का लेखक कौन था? तो तुजुक ए बाबरी का लेखक था ऑप्शन नंबर ए यानी बाबर था। कौन था इसका? बाबर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में एक है जो समस्त युगों के बहुमूल्य रहे हैं। यह विगन एवं न्यूटन की स्मृतियों तथा अपवर्तन के रूसों की श्रेणियों के रखने योग्य है। तुजुक ए बाबरी के संबंध किसका कथन है? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा यानी लेन पूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेन पूल इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, तवारीख ए दौलत ए शेर शाह ग्रंथ किसने लिखा है? तो तवारीख ए दौलत ए शेर शाह ग्रंथ किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर है हसन अली खान ने। किसने? हसन अली खान ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आलमगीर नामा ग्रंथ की रचना किसने की? तो आलमगीर नामा ग्रंथ की रचना किसने की है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद कासिम था, ठीक है। नुस्खा ए दिलकुशा ग्रंथ की रचना किसने की? तो नुस्खा ए दिलकुशा ग्रंथ की रचना ऑप्शन नंबर यानी भीमसेन ने की थी। किसने? भीमसेन सक्सेना ने, ठीक है। अगला है पादशाहनामा ग्रंथ, जिसमें शाहजहां ने जीवन काल व शासनकाल व्यवस्था का वर्णन किया है। किसने लिखा था? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। कौन कौन थे इसमें? मोहम्मद अमीन थे, काजवीनी थी, अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद वारिस थे। कौन थे ये सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, वाक़ियात ए मुस्ताकी शेर शाह सूरी का वर्णन
वर्णन मिलता है, किसके द्वारा लिखते हैं ये, यह किसके द्वारा लिखित है, तो यह रिज़कुल्ला मुस्ताकी द्वारा, किसके द्वारा, रिज़कुल्ला मुस्ताकी द्वारा इससे लिखित है। तो ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर किसकी रचना है, तो ट्रेवल इन द मुग़ल एम्पायर किसकी रचना है, तो यह है वर्नियर की, किसकी है, तो ये वर्नियर की है। चचनामा किस भाषा में लिखी गई है, तो चचनामा दोस्त किस भाषा में लिखा गया है चचनामा, तो इसका सही आंसर होगा हमारा अरबी, किस भाषा में, अरबी में। तो मुक्तब अब तवारीख किसकी रचना है, तो ये है दोस्तों अब्दुल कादिर बदायूनी की, ठीक है। अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो अकबरनामा ग्रंथ की रचना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी अबुल फजल ने, किसने किया था इसका, तो अबुल फजल, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ड, ठीक है। तुझो के जहांगीर किसकी आत्मकथा है, तुझो के जहांगीर किसकी आत्मकथा है, तो ये है जहांगीर की, ठीक है। तुझो के जहांगीर आप यहाँ से भी जान रहे होंगे, तो तुझो के जहांगीरी यानी जहांगीर इसमें नाम भी आ रहा है, तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जहांगीर इसकी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं मूल यानी मलफूजात ए तिमूरी किसकी आत्मकथा है, तो ये है दोस्तों मलफूजात ए तिमूरी किसकी आत्मकथा है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये है बहलोल लोदी की, ठीक है। ये किसकी है, बहलोल लोदी की है। आगे देखेंगे, आगे है इसका सही आंसर देखते हैं, तारीख ए दाऊदी ग्रंथ रचना किसने की, तारीख ए दाऊदी ग्रंथ की रचना किसने की है, तो ये की है अब्दुल्ला ने, किसने की, अब्दुल्ला ने। तारीख ए शेरशाही ग्रंथ की रचना किसने की, तारीख ए शेरशाही ग्रंथ की रचना ऑप्शन नंबर ब यानी अब्बास खां सरवानी ने की है। तो वाक़ियात ए मुस्ताकी ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स यानी शेख रिज़कुल्ला मुस्ताकी। तारीख ए अकबर ग्रंथ की रचना किसने की, तारीख ए अकबर ग्रंथ की रचना किसने की, ऑप्शन नंबर यानी आरिफ कंधारी ने की थी। तो नफ़ाइस उल वासिर ग्रंथ की रचना किसने की, नफ़ाइस उल वासिर ग्रंथ की रचना किसने की, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब यानी अलाउद्दौला कजावनी, ठीक है, अलाउद्दौला कजीवनी। अब देखते हैं अकबरुल अखार ग्रंथ की रचना किसने की, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर स यानी अब्दुल हक देहलवी, ठीक है। तमकियात ए अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की, तो इसका सही आंसर है हमारा इनायतुल्लाह, ठीक है, ऑप्शन नंबर ब सही आंसर हो जाएगा। जुब्तुत तवारीख ग्रंथ का लेखक कौन है, तो इसका लेखक कौन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर स यानी शेख नूरुल ने, ठीक है। अब देखते हैं अबुल फजल के किस ग्रंथ को गुलाम बाग कहा गया है, तो किस ग्रंथ को, अकबरनामा को, और किसने लिखा है, ये अकबर ने, ठीक है। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा है, गुलबदन बेगम के द्वारा, ठीक है। अब आगे देखते हैं अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की, तो अकबरनामा ग्रंथ अभी बताया मैंने आपसे किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अकबरनामा का कौन सा भाग आईने अकबरी है, तो अकबरनामा का कौन सा भाग जो है आईने अकबरी है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, क्या हो जाएगा, तीसरा। और जफरनामा ए आलमगिरी ग्रंथ की रचना किसने की, तो ऑप्शन नंबर यानी आकिल खां रजी ने की थी, किसने, आकिल खां रजी ने, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, तो लुब्बतुत तवारीख हिंद की रचना किसने की, तो लुब्बतुत तवारीख हिंद की रचना वृंदावन ने, किसने की, तो वृंदावन ने, ठीक है। आगे देखते हैं अबुल फजल द्वारा संकलित अकबर के पत्रों का संकलन कहाँ कहलाता है, तो क्या कहलाता है, इसका सही आंसर ईसा ए अब्दुल फजल कहलाता है, ठीक है, ईसा ए अबुल फजल। अगला देखते हैं फरहंगे जहांगीरी क्या है, तो फरहंगे जहांगीरी क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शब्दकोश, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। मुगल काल में निशान क्या था, तो मुगल काल में निशान क्या था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, क्या था मुगल काल में निशान, मुगल शाहजादों का हुक्मनामा था, मुगल शहजादों का हुक्मनामा। अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया ग्रंथ किसने लिखा है, तो अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया ग्रंथ किसने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर आ यानी W फोस्टर ने लिखा है, किसने, W फोस्टर ने। आगे देखेंगे इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर ग्रंथ के लेखक कौन है, तो इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर ग्रंथ के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ब यानी मोरलैंड है, कौन है, मोरलैंड, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ब यानी फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब ग्रंथ के लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर स यानी मोरलैंड है, कौन है, मोरलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं अकबर द ग्रेट मुगल ग्रंथ के लेखक कौन है, अकबर द ग्रेट मुगल ग्रंथ के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर है स्मिथ, कौन है, स्मिथ। आगे देखते हैं तो खुलासात उत
तवारीख किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर आ क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर आ सुजान राय खत्री। इसका सही आंसर क्या होगा? सुजान राय खत्री। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, मुगलों के बारे में वतन पर जोर देने वाले विद्वान थे। तो वतन पर जोर देने वाले विद्वान कौन थे? तो फ्रैंक पर्लिन थे। कौन थे? फ्रैंक पर्लिन थे। आगे देखते हैं, फ्रांसीसी यात्री एब्बे केरे किस वर्ष भारत आया? तो एब्बे केरे जो है किस वर्ष भारत आया था? तो ये आया था ऑप्शन नंबर ब यानी 1670 में आया था। मुगल काल में भारत पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज था। तो मुगल काल में भारत पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो स था फादर थॉमस स्टीवेंस। फादर थॉमस स्टीवेंस था। राइज एंड फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर स यानी आर.पी. त्रिपाठी है। कौन है? आर.पी. त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, अब हमारा उत्तर भारत राजनीतिक परिदृश्य स्टार्ट होने वाला है यहाँ से, ठीक है। तो उत्तर भारत राजनीतिक परिदृश्य आज हम इसे पूरा टोटल कंप्लीटली हम इस पेपर को देखेंगे दोस्तों, और प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आगे देखेंगे अगला चैप्टर हमारा राजनीतिक परिदृश्य, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेरी हो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। पेपर से रिलेटेड कब होने वाले हैं, क्या होने वाला है, ठीक है, किस तरह से पेपर। तो चलिए दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अब इस टॉपिक से पहला क्वेश्चन हमारा, बाबर के 1526 में भारत पर आक्रमण के समय राजनीतिक स्थिति क्या थी? तो क्या थी? जर्जर थी। कैसी स्थिति थी? तो ये जर्जर थी, ठीक है। इसका उद्देश्य मेरा कराना बस यही है कि आप इसे मोबाइल के थ्रू, जैसे कि आप कहीं पर भी हैं तो आप इसे रिवीजन के तौर पर आप इसे लर्न कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो मेरा यही उद्देश्य है, आप इसे लर्न के तौर पर किसी तरह से आप देख सकते हैं और इन प्रश्नों को आप दिमाग में फीड भी कर सकते हैं अगर कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप देखते हैं वीडियो को। तो दोस्तों मेरा बस यही पर्पज़ है, आपको यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने भारत की स्थिति को जर्जर व शोचनीय लिखा है? तो किस इतिहासकार ने लिखा है? तो ये उपरोक्त सभी, यानी कौन कौन है इसमें? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर लेनपुल ने और डॉक्टर S.M. जफर ने, इन सभी ने लिखा है। क्या लिखा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है बाबर के, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन वाला, बाबर के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली पर शासन था। तो बाबर के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली पर शासन था। तो कैसा शासन था? इसका इब्राहिम लोदी। किसका शासन था? इब्राहिम लोदी का, ठीक है। तो आगे देखेंगे, पंजाब में किस लोधी सूबेदार ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी? तो पंजाब में किस लोधी सूबेदार ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी? तो किसने की थी? तो ये की थी दौलत खां लोधी ने। किसने? दौलत खां लोधी ने। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं, सिंध पर प्रारंभ में आधिपत्य था। किसका आधिपत्य था? तो दोस्तों ये था सुमरा वंश के शासक का था। किसका? सुमरा वंश के शासक का था सिंध पर, ठीक है। बाबर का समकालीन सिंध का शासक था। तो बाबर जो है समकालीन सिंध का शासक था। तो इसका सही आंसर है हुसैन शाह का। किसका? हुसैन शाह का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन से हमारा, कश्मीर का योग्यतम शासक था। तो कश्मीर का योग्यतम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब यानी जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बाबर का समकालीन गुजरात का शासक था। तो बाबर का समकालीन गुजरात का शासक ऑप्शन नंबर द, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, बहादुर शाह था। कौन था? बहादुर शाह। अब देखते हैं बहादुर शाह किसका पुत्र था। तो बहादुर शाह जो है किसका पुत्र था? तो इसका सही आंसर होगा यानी मुजफ्फर शाह द्वितीय का था। बहादुर शाह किसका पुत्र था? मुजफ्फर शाह द्वितीय का था। मेवाड़ में बाबर का समकालीन शासक था। मेवाड़ में बाबर का समकालीन शासक कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ब यानी राणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा था। कौन था? राणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा था। आगे देखेंगे, बिहार के किस व्यक्ति ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की? बिहार के किस व्यक्ति ने? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर स, दरिया खां लोहानी ने। किसने? तो दरिया खां लोहानी ने। ये आपको नहीं दिखा, कोई बात नहीं, ठीक है, अब आप देख सकते हैं। सिपाही का भग्नावशेष किस राजदूत शासक को कहा गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी राणा सांगा को कहा गया है। तो आगे देखेंगे हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन से हमारा,
मालवा में महमूद खान ने किस वंश की स्थापना की? मालवा में महमूद खान ने किस वंश की स्थापना की? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी खिलजी वंश की। जौनपुर में किस वंश का शासन था? जौनपुर में दोस्तों किस वंश का था? तो ये था सरकी वंश का। जौनपुर में किसका था? सरकी वंश का। अगला क्वेश्चन देखें, तुजुक बाबरी किस भाषा का ग्रंथ है? तुजुक बाबरी किस भाषा का ग्रंथ है? तो यह था तुर्की का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर के आक्रमण के समय भारत में प्रमुख रूप से कितने राज्य थे? तो बाबर के आक्रमण के समय भारत में प्रमुख रूप से कितने राज्य थे? तो ये थे 7 राज्य थे। कितने? 7 थे। बाबर का समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? तो बाबर का समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? समकालीन उस समय कौन था दोस्तों बाबर के समय में? तो इसका सही आंसर राणा सांगा था। कौन था? राणा सांगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, बाबर का समकालीन खानदेश का शासक कौन था? तो बाबर का समकालीन खानदेश का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7 यानी महमूद प्रथम था। अब देख रहे हैं, वह योग्य शासक और विजेता ही नहीं था अपितु साहित्य और कला का संस्कृत रक्षक भी था। यह कथन इतिहासकार पीस ने किसके लिए कहा था? तो ये कहा था कृष्णदेव राय के लिए कहा था। किसने? तो किसने कहा था? कथन इतिहासकार पीस ने कहा था। बाबर के आक्रमण के समय बाबर के आक्रमण के समय बहमनी राज्य कितने भागों में विभक्त था? तो ये था 5 भागों में विभक्त था। कौन सा? बहमनी। ठीक है। इससे पहले हमने कौन सा देखा था? 7 प्रमुख कितने में दोस्तों? तो कौन सा था? बाबर के समय आक्रमण भारत में प्रमुख रूप से कितने राज्य थे? तो दोस्तों 7 थे भारत में पहले। अब ये क्या, बहमनी राज्य कितने? 5 भागों में विभक्त था। आगे देखते हैं, बाबर के आक्रमण के समय महमूद द्वितीय कहाँ का शासक था? तो ये था मालवा का शासक था। कौन? बाबर के समय आक्रमण के समय महमूद द्वितीय कहाँ का था? मालवा का था। अब आगे देखेंगे, बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? तो ये था नुसरत शाह। कौन था? नुसरत शाह। आगे देखेंगे अब, जैनुल आबदीन का मूल नाम क्या था? जैनुल आबदीन का मूल नाम था, ये था शाही खां। कौन था दोस्तों? शाही खां था। कश्मीर का अकबर और कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर और कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी जैनुल आबदीन को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगला है हमारा, शिकायतनामा ग्रंथ की रचना की है दोस्तों किसकी है दोस्तों? यह ग्रंथ किसकी रचना है दोस्तों? यह है जैनुल आबिदीन की। जैनुल आबिदीन की। ढा-ए-अमन कौन है दोस्तों? ढा-ए-अमन और सिराज हिंद किस नगर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है जौनपुर को कहा जाता है। सरकी वंश किस राज्य में स्थित था? तो सरकी वंश दोस्तों किस राज्य में स्थित था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सरकी वंश किस राज्य में स्थित था? ऑप्शन नंबर 2 जौनपुर में। ठीक है। बाबर के चचेरे भाई मिर्जा हैदर दुगलत ने कश्मीर का शासक बनने पर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो बनने पर कौन सी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन नंबर 6 यानी नाजुक शाह। कौन सी उपाधि? नाजुक शाह। मालवा को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष मिलाया गया था? तो किस वर्ष मिलाया गया था? ऑप्शन नंबर 6 यानी 1561 में मिलाया गया था। किसको दोस्तों? मुगल में। ठीक है। मुगल साम्राज्य में किस वर्ष मिलाया गया था मालवा को? महमूद बेगड़ा किस राज्य का शासक था? महमूद बेगड़ा किस राज्य का था? तो गुजरात का था। बारबोरा ने किस शासक को विश्व पुरुष कहा गया? तो इसका सही आंसर था यानी महमूद बेगड़ा को। बहादुर शाह किस वर्ष गुजरात का शासक बना था? तो बहादुर शाह दोस्तों किस वर्ष गुजरात का शासक बना था? तो ऑप्शन नंबर ब यानी 1526 में बहादुर शाह किस वर्ष गुजरात का शासक बना? 1526 में बना था। बहादुर शाह किस विदेशी कंपनी द्वारा विवाद के कारण समुद्र में डुबोकर मार दिया गया? तो किस विदेशी कंपनी के विवाद के कारण मार दिया गया था? तो ये मार दिया गया था पुर्तगाली कंपनी के द्वारा। ठीक है। किसने 2 रूसी उस्ताद तोपचियों रूसी खां और ख्वाजा जफर की सेवाएं प्राप्त की थी? तो किसने दोस्तों? बहादुर शाह ने। ठीक है। आगे देखते हैं, बंगाल में बड़ा, ये यहाँ पर देख नहीं पाए। ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। आप देखते हैं, बंगाल में बड़ा सेना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 6 यानी नुसरत शाह। ठीक है।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। बाबर का जन्म कहाँ हुआ? बाबर का जन्म हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? तो ये हुआ था 14 फरवरी 1483 को हुआ था। 14 फरवरी 1483 को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो अब दोस्तों बाबर चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया? बाबर चैप्टर। अब बाबर को हम पढ़ेंगे, पूरा डिटेल्स में पढ़ते हुए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों अब बाबर का शासन आ गया। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ये आप सभी जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सा सही आंसर हो जाएगा। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है, तुर्की भाषा में बाबर को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका अर्थ क्या होता है? तो ये कहा जाता है बाबर को बाघ। ठीक है, बाबर ने बंदूकों का प्रयोग सीखा था, तो कहाँ से सीखा दोस्तों? ईरानियों से। किससे दोस्तों? ईरानियों से दोस्तों बंदूकों का प्रयोग सीखा था। बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण दोस्तों, बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण कब था दोस्तों? 1519 ईस्वी में हुआ था, किया था। ठीक है, खानवा के युद्ध में बाबर ने पराजित किया। तो खानवा के युद्ध में बाबर ने पराजित किया तो राणा सांगा को। ठीक है, तो खानवा के युद्ध में बाबर ने पराजित किया तो राणा सांगा को। ठीक है, आगे देखेंगे अगला। बाबर ने बाजौर के दुर्ग पर अधिकार किया। तो बाबर ने बाजौर के दुर्ग पर अधिकार किया। बाबर ने बाजौर के दुर्ग पर अधिकार किया। ऑप्शन नंबर 10 7 जनवरी 1519 ईस्वी में। ठीक है, बाबर ने भारत के पास वापस जाते समय बीरा में नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया था? तो हिंदू बेग को। किसको? हिंदू बेग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने कंधार को विभाजित किया। बाबर ने कंधार को विभाजित किया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर से, यानी 1522 ईस्वी। कंधार को विभाजित करने के पश्चात बाबर ने यहाँ सूबेदार नियुक्त किया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से किसी को जो है सूबेदार नियुक्त नहीं किया था। निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए। तो इसको सुमेलित करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 में। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों, पानीपत का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1526 में। किस किस के बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। और दोस्तों खानवा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 27 में। चंदेरी का 28 में। और दोस्तों घाघर का युद्ध हुआ था 1529 में। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर बिल्कुल इसी तरह क्रम में होगा दोस्तों, 1 2 3 ऑप्शन नंबर आ। ठीक है दोस्तों, आप हमने अभी बिल्कुल क्लियरली देख लिया है, 1 2 3 बिल्कुल क्रम में सीधा ही है। ठीक है, तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? ये हुआ था 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में। ठीक है, आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं। खानवा का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, 17 मार्च 1527 में। ठीक है, चंदेरी का युद्ध, ये युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को याद रखने हैं। तो घाघरा के युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 6 मई 1529 को जो है घाघरा का युद्ध हुआ था। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अब आगे देख लेते हैं ऑप्शन में हमारा क्या दिया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आ दिया है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, चलिए कलंदर किस मुगल शासक को कहा जाता है? तो कलंदर किस मुगल शासक को कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आ, यानी बाबर को कहा जाता है, बाबर को। ठीक है, बाबर ने खाकान उपाधि किस वर्ष ग्रहण की थी? तो बाबर ने खाकान उपाधि दोस्तों किस वर्ष ग्रहण की थी? तो ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब, यानी 1526 में जो है ग्रहण की थी। ठीक है, बाबर ने भारत में बादशाह की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? तो बादशाह की उपाधि दोस्तों ऑप्शन नंबर से 1526 में बादशाह की उपाधि भी धारण की थी। बाबर ने गाजी की उपाधि किस के बाद धारण की थी? किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? तो ये की थी दोस्तों खानवा के युद्ध के बाद जो है गाजी की उपाधि जो है धारण की थी बाबर ने। ठीक है, बाबर किस सिलसिले से संबंधित था? तो किस सिलसिले से संबंधित था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर व, नक्शबंदी। ठीक है, नक्शबंदी से संबंधित था। बाबर के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? तो बाबर के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर सा, यानी उबैदुल्लाह अहरार। ठीक है, क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सा, यानी उबैदुल्लाह अहरार था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा। पितृवंश की ओर से बाबर तैमूर का कौन सा वंशज था? पितृवंश की ओर से बाबर तैमूर का कौन सा वंशज था? ऑप्शन नंबर स, यानी 5वां। इसका सही आंसर हो जाएगा 5वां। ठीक है, बाबर की दादी का नाम क्या था? तो बाबर की दादी का नाम क्या था दोस्तों?
कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहा है, देख रहे हो दोस्तों। ठीक है, बाबर की दादी का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ब यानी आयशा दौलत बेगम था। क्या था? आयशा दौलत बेगम इसकी दादी का नाम था। मातृवंश की ओर से बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? मातृवंश की ओर से बाबर जो है चंगेज खां का कौन सा नंबर का था? तो ये था 14वें नंबर का। ठीक है, वो तो हमने देख लिया। 5वें पितृवंश की ओर से था 5वें नंबर का, और मातृवंश की ओर से कितने नंबर का था? 14वें नंबर का। आगे देखते हैं, बाबर ने अपने पूर्वज तैमूर की राजधानी समरकंद जीतने के लिए कितने प्रयास किए थे? तो ऑप्शन नंबर स यानी 3 प्रयास किए थे। ठीक है, बाबर ने किस स्थान को घोर गरीबी का देश माना था? तो बाबर ने किस स्थान को माना था? तो काबुल को माना था। किसको? काबुल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। बाबर ने सर्वप्रथम बारूद तोपखाना का प्रयोग किस स्थान पर किया था? तो ऑप्शन नंबर ब यानी वेरा स्थान पर। फरिश्ता के अनुसार बाबर ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किस वर्ष किया था? तो सर्वप्रथम आक्रमण दोस्तों किस वर्ष किया था? तो ऑप्शन नंबर स। ठीक है, 1519 में किया था। ठीक है दोस्तों, कब किया था? तो 1519 में इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। 1519 ईस्वी में बाबर ने सर्वप्रथम आक्रमण किस स्थान पर किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ब यानी बाजौर वेरा में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बाजौर वेरा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 1519 में बाबर का दूसरा आक्रमण किस स्थान पर हुआ? तो किस स्थान पर हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। ठीक है, किस स्थान पर? पेशावर पर। ठीक है, आगे देखेंगे 1520 ईस्वी में बाबर का तीसरा आक्रमण किस स्थान पर हुआ? तो ऑप्शन नंबर द यानी सियालकोट। ठीक है, किस स्थान पर? सियालकोट पर। आगे देखते हैं 1524 ईस्वी में बाबर का चौथा आक्रमण किस स्थान पर हुआ था? तो बाबर का चौथा आक्रमण दोस्तों किस स्थान पर हुआ था? ये हुआ था व दोनों यानी लाहौर और दीपालपुर पर हुआ था। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस तकनीक का प्रयोग किया था? तो पानीपत के किस युद्ध में बाबर ने प्रथम युद्ध में किस तकनीक का प्रयोग किया था दोस्तों? तो इसने किया था दोस्तों तुगलकमा विधि और उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने तुलुगमा पद्धति किससे सीखी थी? तो तुलुगमा पद्धति दोस्तों किससे सीखी थी? ऑप्शन नंबर यानी अजवेगों से सीखी थी। किससे? अजवेगों से। आगे देखेंगे हम उस्मानी या रूमी विधि क्या है? तो उस्मानी या रूमी विधि दोस्तों क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ब यानी तोप सजाने की विधि। क्या थी? तोप सजाने की विधि। उस्मानी या रूसी विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया था? तो उस्मानी या रूसी विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया था? ऑप्शन नंबर स यानी 1514 ईस्वी में किया था। ठीक है, पानी के प्रथम युद्ध में बाबर के पास कितने सैनिक थे? ऑप्शन नंबर ब यानी 12,000 सैनिक थे। किसके? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के पास कितने? 12,000 सैनिक थे। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने किस सूफी की बंदरगाह की जियारत की थी? तो किस सूफी बंदरगाह की जियारत की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द और ब निजामुद्दीन औलिया और बख्तियार काकी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा निजामुद्दीन औलिया और बख्तियार काकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने किस युद्ध को जिहाद की संज्ञा दी थी? तो बाबर ने किस युद्ध को जिहाद की संज्ञा दी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? द यानी ब और स यानी खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध। ठीक है, जिहाद की संज्ञा किसे दी थी? तो खानवा के युद्ध और चंदेरी के युद्ध को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों। अब मैं शराब नहीं पीऊँगा किस युद्ध के पहले बाबर ने यह कथन कहा था? तो किस युद्ध के पहले कहा था? तो ऑप्शन नंबर है खानवा के युद्ध के पहले कहा था। तो रसब्रुक विलियम्स के अनुसार खानवा के युद्ध में बाबर और राणा सांगा की सेनाओं का अनुपात क्या था? बाबर और राणा सांगा की सेनाओं का अनुपात क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर स यानी 1 और 8 था। क्या था? 1 और 8 था इसका आंसर सही है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अगला है बाबर ने किस युद्ध को जल एवं थल पर लड़ा था? तो बाबर ने किस युद्ध को जल एवं थल पर लड़ा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ब यानी घाघरा का युद्ध। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? घाघरा के युद्ध। घाघरा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध बने संघ में कौन शामिल था? ऑप्शन नंबर द उपर्युक्त सभी यानी नुसरत शाह
और महमूद लोदी और शेरशाह सूरी, ये सभी उसमें शामिल थे। बाबर ने किसको अविश्वसनीय कहा था? तो बाबर ने किसको अविश्वसनीय कहा था? तो ऑप्शन नंबर ब यानी अफगानों को कहा था। आगे देखते हैं मुगल शासन का प्रथम वजीर कौन बनाया गया था? तो मुगल शासक का प्रथम वजीर जो किसे बनाया गया था? तो निजामुद्दीन खलीफा को बनाया गया था, निजामुद्दीन खलीफा को। आगे देखते हैं ताश का प्रचार भारत में किसने किया था? तो ताश का प्रचार भारत में किसने किया था? तो इसका प्रचार बाबर ने किया था। ठीक है, बाबर की आत्मकथा का सर्वप्रथम फारसी अनुवाद किसने किया था? तो बाबर की आत्मकथा का सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन नंबर स यानी शेख जैतुद्दीन ख्वाजा, शेख जैतुद्दीन ख्वाजा। आगे देखेंगे 44 बाबरनामा का फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन नंबर द अ व दोनों। ठीक है, क्या हो जाएगा? लीडेन और अर्शकिन, लीडेन और अर्शकिन इसका सही आंसर हो जाएगा। बाबरनामा का मूल तुर्की से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो बाबरनामा का मूल तुर्की से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? ब एन.टी. सुसन्ना बेवरिज, एन.टी. सुसन्ना बेवरिज। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर गज-ए-बाबरी, गज-ए-बाबरी का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो गज-ए-बाबरी का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में? बाबरनामा में। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता कौन है? तो ऑप्शन नंबर यानी बाबर है। कौन है दोस्तों? तो बाबर है। रिसाल-ए-वालिदिया ग्रंथ किसने लिखा? रिसाल-ए-वालिदिया ग्रंथ किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ब यानी उबैदुल्ला अहरार ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं बाबर के पिता का नाम क्या था? तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा था। ऑप्शन नंबर 10 सही आंसर हो जाएगा। बाबर की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम क्या था? ये था कुतलुग निगार खानम। ठीक है, कुतलुग निगार खानम इनकी माता का नाम था। बाबर की प्रथम पत्नी का नाम क्या था? तो प्रथम पत्नी का नाम था आयशा सुल्तान बेगम। क्या था? आयशा सुल्तान बेगम था बाबर की प्रथम पत्नी का नाम। बाबर की पत्नी गुलरुख बेगम को कौन सी संतान उत्पन्न हुई थी? तो ऑप्शन नंबर द यानी कौन कौन सी दोस्तों? कामरान और अस्करी, ये हुई थी गुलरुख बेगम से। ठीक है, आगे देखेंगे बाबर की पत्नी दिलदार अंग्रेजी से कौन सी संतानें उत्पन्न हुई थी? इससे कौन कौन सी संतान वो हुई थी? ठीक है, आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर स यानी अ और ब। ठीक है, क्या इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर स। ठीक है, और कौन कौन सी? हिंदाल और गुलबदन बेगम किससे हुई थी? ये हुई थी दोस्तों दिलदार अगाजी। ठीक है, दिलदार अगाजी से। ठीक है, आगे देखते हैं हुमायूं का। अब यहाँ पर दोस्तों हुमायूं स्टार्ट आ गया। ठीक है, क्या आ गया दोस्तों? अब हुमायूं को पढ़ेंगे। ठीक है, सभी टॉपिक हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे दोस्तों बिल्कुल, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और साथ ही बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें दोस्तों। ठीक है, हुमायूं का राज्यारोहण हुआ था। तो हुमायूं का राज्यारोहण हुआ था तो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर स यानी 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुआ था। अब देखते हैं हुमायूं ने चुनारगढ़ के किले को विजित किया था। तो हुमायूं ने चुनारगढ़ के किले को जो है विजित किया था। ऑप्शन नंबर द इसका कब किया था? तो 1938 में किया था। हुमायूं ने निर्वासित जीवन व्यतीत किया था। तो ऑप्शन नंबर स यानी 15 वर्ष तक निर्वासित जीवन जो है व्यतीत किया था। निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द यानी। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं पहले का हमारा का कौन है दोस्तों? 5 नंबर है। क्या दोस्तों? तो चुनार का घेरा कब हुआ था दोस्तों? 1532 में। ठीक है, 1532 में सम्मिलित करने दोस्तों। चौथा हमारा किसमें दोस्तों? ख है हमारा चौथा। ठीक है, अब अगला है हमारा चौथा। ठीक है, ख। आगे देखेंगे दोस्तों ग है हमारा 3 नंबर से। ठीक है, किससे दोस्तों? ग 3 नंबर से। किससे दोस्तों? 3 नंबर से। अब देखें मिर्जाओं का विद्रोह। अब रह गया हमारा चौथा, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2। इसमें एक ऑप्शन जो है एक्स्ट्रा दे दिया है, इसी तरह से उसमें दे दिया होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर द आंसर सही हो जाएगा। चलिए तो आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण किया। तो हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण किया। तो ऑप्शन नंबर ब
यानी 1531 में किया था। हुमायूं का निष्कासित काल रहा, तो हुमायूं का निष्कासित काल क्या था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर स यानी 1540 से 1555 था। क्या था? हुमायूं का निष्कासित काल था 1540 से 1555 था। आगे देखें, चौसा का युद्ध लड़ा गया, तो चौसा का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया? ऑप्शन नंबर ब, ठीक है, कब लड़ा गया? 1539 में लड़ा गया था चौसा का युद्ध, 1539 में, ठीक है। हुमायूं ने शेर खां के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की, तो कब की थी? ऑप्शन नंबर अ, यानी 1537 में की थी। हुमायूं नामा का लेखक कौन है? तो हुमायूं नामा का लेखक ऑप्शन नंबर अ, यानी गुलबदन बेगम। कौन है दोस्तों? गुलबदन बेगम। हुमायूं का जन्म स्थान, हुमायूं का जन्म स्थान ऑप्शन नंबर अ, यानी काबुल था। हुमायूं का जन्म स्थान क्या था? तो काबुल था। हुमायूं का शाब्दिक अर्थ है, तो हुमायूं का शाब्दिक अर्थ है भाग्यवान। क्या है? हुमायूं का शाब्दिक अर्थ है भाग्यवान। गोंदमीर ने हुमायूं को किस उपनाम से पुकारा? गोंदमीर ने हुमायूं को किस नाम से पुकारा था? तो ये पुकारा था दोस्तों खुदा का साया और सिकंदर ए आजम। खुदा का साया और सिकंदर ए आजम, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। हुमायूं का मूल नाम था, तो हुमायूं का मूल नाम क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ब, यानी नासिरुद्दीन मोहम्मद था। हुमायूं की माता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर स, यानी माहम सुल्तान था, माहम सुल्ताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, हुमायूं कितने वर्ष की आयु में मुगल सम्राट बना था? तो हुमायूं दोस्तों कितने वर्ष की आयु में मुगल सम्राट बना था? तो 23 वर्ष की आयु में दोस्तों मुगल सम्राट बन गया था। हुमायूं कितने वर्ष की आयु में बदख्शां का सूबेदार बनाया गया था? तो यह 12वें वर्ष में दोस्तों बदख्शां का सूबेदार बना दिया गया था हुमायूं को। हुमायूं का प्रथम अभियान किस शासक के विरुद्ध हुआ? तो हुमायूं का प्रथम अभियान दोस्तों किस शासक के विरुद्ध हुआ? ऑप्शन नंबर स, यानी प्रताप रुद्र देव के, ठीक है। किसके? प्रताप रुद्र देव के। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, प्रताप रुद्र देव किस राज्य का शासक था? तो प्रताप रुद्र देव था कालिंजर का शासक था। किसका दोस्तों? कालिंजर का। अगला क्वेश्चन, बाबर की वसीयत के अनुसार हुमायूं तथा कामरान के साम्राज्य का अनुपात कितना था? तो बाबर की वसीयत के अनुसार हुमायूं और कामरान का साम्राज्य का अनुपात कितना था? तो ऑप्शन नंबर ब, यानी ऑप्शन नंबर ब, यानी 6:5 था, ठीक है। 6:5 का जो है संपत्ति का अनुपात था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बाबर की वसीयत के अनुसार अस्करी को कौन सी जागीर मिली थी? तो अस्करी को कौन सी जागीर मिली थी? तो ये मिली थी संभल। बाबर की वसीयत के अनुसार हिंदाल को कौन सा क्षेत्र मिला? हिंदाल को कौन सा क्षेत्र मिला? ऑप्शन नंबर ब, यानी अलवर का क्षेत्र मिला था हिंदाल को, ठीक है। आगे देखेंगे हम यहाँ पर 1535 ईस्वी में हुमायूं ने किन राज्यों को जीता था? 1535 ईस्वी में हुमायूं ने किन राज्यों को जीता था? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर द, ठीक है। ऑप्शन नंबर द, अ और ब, गुजरात और मालवा। गुजरात और मालवा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, गुजरात और मालवा की शासन अवस्था की जिम्मेदारी हुमायूं ने किसको सौंपी थी? ये सौंपी थी अस्करी को। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार किस दुर्ग को कहा जाता है? तो ये चुनार का दुर्ग कहा जाता है, ठीक है। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार क्या है? चुनार का दुर्ग। आगे देखें, चुनार का दुर्ग हुमायूं ने किस वर्ष जीता था? चुनार का दुर्ग हुमायूं ने किस वर्ष जीता था? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर स हो जाएगा, ठीक है। 3538, ठीक है, 3538 में। और 1539 ईस्वी में हुमायूं ने किस शहर को जनताबाद नाम दिया था? तो जनताबाद नाम दिया था, तो दोस्तों किस शहर को दिया था? ऑप्शन नंबर ब, यानी गौड़ को, ठीक है, गौड़ शहर को। अगला, हुमायूं ने बंगाल की राजधानी गौड़ को किस वर्ष विजित किया था? तो बंगाल की राजधानी गौड़ को किस वर्ष विजित किया था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा स, ठीक है, 1539। इसका सही आंसर क्या होगा? 1539। चौसा का बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? चौसा का बक्सर का युद्ध दोस्तों किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर द, 26 जून 1539, ठीक है। चौसा का युद्ध किन दो नदियों के बीच हुआ था? चौसा का युद्ध दोस्तों किन दो नदियों के बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ब, इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा एवं कर्मनाश, ठीक है, गंगा एवं कर्मनाशा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, निजाम विश्ती ने किस युद्ध के बाद हुमायूं की जान
गंगा में डूबने से बचाई थी। तो किस युद्ध के बाद, यानी चौसा के युद्ध के बाद जो है किसने बताई थी? निजाम विश्ती ने। ठीक है। अगला है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1540 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो किस नदी के किनारे हुआ था? तो गंगा नदी के किनारे। किसके? गंगा नदी के। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं किससे पराजित हुआ था? तो किससे पराजित हुआ था? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, शेरशाह सूरी थे। हुमायूं ने निर्वासन काल में कांधार किस वर्ष जीता था? हुमायूं ने निर्वासन काल में कांधार किस वर्ष जीता था? ऑप्शन नंबर 1545 में जीता था। हुमायूं ने कामरान और अस्करी की आंखें निकालकर कहाँ भेज दिया था? कहाँ भेज दिया था? तो ये मक्का में भेज दिया था। किसकी आंखें निकालकर? हुमायूं ने कामरान और अस्करी की आंखें निकालकर। ठीक है, कामरान और अस्करी की आंखें निकालकर भेज दिया था। ये किसके बेटे थे? तो बाबर के। ठीक है, आगे देखते हैं, मच्छीवाड़ा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर 15 मई 1555 में हुआ था मच्छीवाड़ा का युद्ध। अब देखते हैं सरहिंद का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 22 जून 1555 में हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? सरहिंद का युद्ध हुआ था। मच्छीवाड़ा हुआ सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने किसे पराजित किया था? तो ये इसमें किसे पराजित किया? तो सिकंदर सूर को। ऑप्शन नंबर अ, सिकंदर सूर को। अगला क्वेश्चन, हुमायूं पुनः दिल्ली का सम्राट कब बना? हुमायूं जो है पुनः दिल्ली का सम्राट कब बना था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर स, यानी 23 जुलाई 1555 ईस्वी को जो है दोबारा बन रहा था सुल्तान। ठीक है, हुमायूं। और हुमायूं का पुस्तकालय किस नगर में बनाया गया? तो हुमायूं का पुस्तकालय दोस्तों किस नगर में बनाया गया? ऑप्शन नंबर दीन पनाह में बनाया गया। ठीक है, हुमायूं के पुस्तकालय का क्या नाम था? तो ये था शैर मंडल। ठीक है, शेर मंडल। हुमायूं शेर की आकृति, हुमायूं की आकृति हूबहू व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर मुल्ला बेकरी। कौन था? तो मुल्ला बेकरी। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, हुमायूं का देहांत किस वर्ष हुआ था? तो हुमायूं का देहांत किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था सीढ़ियों से गिरकर हुआ। किस कारण हुआ था? किस कारण हुआ था? सीढ़ियों से गिरकर। किसकी मृत्यु हुई थी? हुमायूं की। हुमायूं की मृत्यु को कितने दिनों तक गुप्त रखा गया था? तो हुमायूं की मृत्यु को कितने दिनों तक गुप्त रखा गया था? तो ये 17 दिनों तक रखा गया था। हुमायूं की मृत्यु को 17 दिनों तक गुप्त रखा गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं का मकबरा किसने निर्मित करवाया था? हुमायूं का मकबरा दोस्तों हाजी बेगम ने निर्मित करवाया था। आगे देखते हैं, यदि हुमायूं कुछ दिन और अपने पिता के सिंहासन पर होता तो वह अपने वंश का भारत में अंतिम सम्राट होता। किसका कथन है? तो ये कथन है दोस्तों आर्शकिन का। किसका? आर्शकिन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल सम्राट के मकबरे का ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हुमायूं। ठीक है, किसे कहा जाता है? हुमायूं को। आगे देखिए, तवल-ए-अदल न्याय ढोल का आरंभ किस मुगल सम्राट ने किया था? ऑप्शन नंबर स, यानी हुमायूं ने किया था। किसने किया था? हुमायूं ने। अब देखते हैं, कौन मुगल सम्राट का 7 दिनों में 7 रंग के वस्त्र पहनता था? तो 7 दिनों में 7 रंग के वस्त्र कौन पहनता था? ऑप्शन नंबर द, यानी हुमायूं। ठीक है, आप देखते हैं शेरशाह सूरी। कौन दोस्तों? शेरशाह सूरी। हसन खां के कितने पुत्र थे? हसन खां के कितने पुत्र थे? तो 8 पुत्र थे। किसके? हसन खां के। शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? तो शेरशाह का वास्तविक नाम था फरीद। ठीक है, उत्तर भारत में सूर्यवंशीय द्वितीय अफगान साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब, यानी शेरशाह द्वारा दिल्ली के पुराने किले का निर्माण करवाया गया था। तो ये शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। शेरशाह सूरी द्वारा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, शेरशाह कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में सिकदार होता था। तो सिकदार कौन होता था? अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ठीक है, अब इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 सैनिक अधिकारी होता था। कौन सिकदार होता था? सैनिक अधिकारी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि कर
की दर थी, तो क्या थी शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि दर। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ब। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 1/3 भाग थी। क्या थी कर की दर, तो 1/3 भाग थी। ठीक है, अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस जरूर करें दोस्तों, जिससे आप सभी को इस तरह के वीडियो आप सभी को मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। शेरशाह सूरी था, तो दोस्तों कौन था दोस्तों, शेरशाह सूरी उदार था। क्या था दोस्तों, उदार। ठीक है, आगे देखें शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सड़क आजम थी, तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ब, यानी कलकत्ता से पेशावर तक। कहाँ तक थी, तो कलकत्ता से पेशावर तक। आगे क्वेश्चन देखेंगे, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सर्वाधिक प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर सहस्राम का मकबरा। क्या है दोस्तों, सहस्राम का मकबरा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। शेरशाह के समय में भूमि प्रणाली प्रचलित नहीं थी, तो शेरशाह के समय में भूमि प्रणाली प्रचलित नहीं थी, ऑप्शन नंबर द, जमींदारी। ठीक है, आगे क्वेश्चन, शेरशाह कालीन गुप्तचर विभाग था, शेरशाह कालीन गुप्तचर विभाग था, ऑप्शन नंबर स, दीवाने वारिद। कौन था दोस्तों, दीवाने वारिद। शेरशाह की सेना में घुड़सवारों की संख्या थी, शेरशाह की सेना में घुड़सवारों की संख्या थी, ऑप्शन नंबर 150,000, यानी 1.5 लाख। कितनी थी दोस्तों, 1,50,000 इसकी सेना में घुड़सवारों की संख्या थी। शेरशाह की सेना में हाथियों की संख्या कितनी थी, तो हाथियों की संख्या थी 5,000। ठीक है, निम्नलिखित में को सम्मिलित कीजिए दोस्तों, इसे सम्मिलित करते हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर वह सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वो किस तरह से है दोस्तों, इसे हम देख लेते हैं दोस्तों। तो पहले का दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 नंबर हो जाएगा। ठीक है, कौन था, दीवाने विजारत कौन था दोस्तों, वजीर था। अगला देखें दोस्तों, अब तीसरे का ख का क्या है हमारा, 4 नंबर। ठीक है दोस्तों, क्या है, आरजे। कौन था, दीवाने आरिज। कौन था, आरजे मुमालिक। ठीक है, आरजे मुमालिक। और इसका दोस्तों ग का नंबर 2 हो जाएगा। इसका सही आंसर गाजी। ठीक है, क्या है दोस्तों, गाजी। अगला है दोस्तों घ से दोस्तों किस पर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, आप यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया इसका विदेश मंत्री। आगे देखें, 5वें का है दोस्तों हमारा जो रह गया है 1। ठीक है, क्या रह गया है, वाजी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर व, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। अब्बास खां सरवानी ने तारीख शेरशाही किस सम्राट के आदेश पर लिखी थी, किस सम्राट के आदेश पर लिखी थी, तो ऑप्शन नंबर स, यानी अकबर। तवरीख ए दौलत ए शेरशाही किसने लिखी, तो तवरीख ए दौलत ए शेरशाही किसने लिखी, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा हसन अली खान ने। किसने लिखी, हसन अली खान ने। तारीख सलातीन अफसाना किसकी रचना है, तारीख सलातीन अफसाना किसकी रचना है, ऑप्शन नंबर द। क्या है इसकी रचना दोस्तों, ऑप्शन नंबर द, यानी अहमद यादगार। क्या है दोस्तों, अहमद यादगार। दक्षिणी बिहार का शासक बनने के उपरांत शेरशाह को कौन सी उपाधि धारण की, तो दोस्तों और इसका सही आंसर है सुल्तान ए अदल। किसके, कौन सी उपाधि, सुल्तान ए अदल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, एक मिनट। शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने प्रदान की थी, शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने धारण की थी, तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बाबर खां लोहानी ने। शेरशाह को हैदर द्वितीय किसने कहा था, तो शेरशाह को हैदर द्वितीय किसने कहा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर अब्बास खां सरवानी। आगे देखिए, शेरशाह को धूल में खिला फूल किसने कहा, तो शेरशाह को धूल में खिला फूल किसने कहा, और ऑप्शन नंबर डॉक्टर कानून गो ने। शेरशाह को अचानक अफगान किसने कहा था, तो शेरशाह को अचानक अफगान किसने कहा था, ऑप्शन नंबर स, यानी बाबर ने कहा था। शेरशाह किस युद्ध में मुगलों की तरफ से शामिल था, तो शेरशाह किस युद्ध में मुगलों की तरफ से शामिल था, ऑप्शन नंबर स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स, यानी चंदेरी। शेरशाह ने सम्राट के रूप में विविध राज्याभिषेक किस स्थान पर कराया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किस स्थान पर कराया था, ऑप्शन नंबर यानी आगरा के स्थान पर। ठीक है, शेरशाह ने सम्राट के रूप में विविधता राज्याभिषेक किस वर्ष कराया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 10 जून 1540, वर्ष 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ के युद्ध में शेरशाह ने किसे पराजित किया, तो किसे पराजित किया, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद शाह। ठीक है, किसे पराजित किया था, मोहम्मद शाह ने। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन,
शेरशाह ने किस वर्ष बंगाल को विजय किया? शेरशाह ने किस वर्ष बंगाल को विजय किया था? ऑप्शन नंबर वह यानी 1542 में। कब किया था? 1542 में। वर्ष 1542 ईस्वी में शेरशाह ने बंगाल में किसे पराजित किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी सूबेदार खिज्र खां को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मारवाड़ या सेमल का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर यानी 1544 में। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो देता, किसका कथन है दोस्तों? ये है शेरशाह का कथन है। किसका? शेरशाह का अंतिम विजय अभियान कौन सा था? तो शेरशाह का अंतिम विजय अभियान कौन सा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कालिंजर। इसका सही आंसर होगा कालिंजर। शेरशाह ने अंतिम विजय अभियान किस वर्ष किया था? ऑप्शन नंबर यानी 1545 में। शेरशाह के समय में कालिंजर का शासक कौन था? तो शेरशाह कीर्त सिंह था। कौन था? कीर्त सिंह। शेरशाह के समय में कौन से प्रांत शामिल नहीं थे? तो शेरशाह के समय में कौन से प्रांत जो है शामिल नहीं थे? इसका सही आंसर है यानी गुजरात, असम, कश्मीर, ये सभी जो है शेरशाह के समय में प्रांत में शामिल नहीं थे। ठीक है, अब ईश्वर ने उसे जीवन के अंतिम वर्षों में प्रभुसत्ता प्रदान की। किस सम्राट ने दुखी होकर ये शब्द कहे थे? तो किस सम्राट ने दुखी होकर? शेरशाह ने। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अगर असमय शेरशाह की मृत्यु न हुई होती तो हिंदुस्तान के राजनीतिक मंच पर मुगलों का नाटक नहीं होता, किस इतिहासकार का कथन है? तो ये है दोस्तों आर.पी. त्रिपाठी का। किसका कथन है दोस्तों? आर.पी. त्रिपाठी का। शेरशाह की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो शेरशाह की मृत्यु दोस्तों उक्का नामक तोप फटने से हुई थी। शेरशाह की मृत्यु दोस्तों उक्का नामक तोप फटने से हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखेंगे। शेरशाह के काल में एक बूढ़ी औरत सर पर सोने के जेवरों का टोकरा लेकर बिना किसी भय के यात्रा कर सकती है, किस विद्वान का कथन है? तो यह है दोस्तों अब्बास खां सरवानी का। आगे देखते हैं। शेरशाह ने चोरों एवं डाकुओं को शांति के संरक्षक के रूप में परिवर्तित कर दिया, किस इतिहासकार का कथन है? तो किसका है? ये डॉक्टर कानूनगो का। शेरशाह ने सैन्य क्षेत्र में किस सुल्तान की नीतियों को लागू किया था? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों को। ठीक है, शेरशाह ने अपना सेनापति किसे बनाया था? तो शेरशाह ने अपना सेनापति किसे बनाया था? तो ब्रह्मा जी गौड़ को बनाया था। किसको? ब्रह्मा जी गौड़। शेरशाह ने अपने साम्राज्य की भूमि का सर्वेक्षण किस व्यक्ति से करवाया था? तो किस व्यक्ति से करवाया था? ऑप्शन नंबर अहमद खां से। किससे? अहमद खां से। शेरशाह ने भूमि का लगान कितना निर्धारित किया था? तो शेरशाह ने भूमि का लगान कितना निर्धारित किया था? ऑप्शन नंबर कितना? 1/3 किया था। ठीक है, शेरशाह ने मुल्तान का लगान कितना निर्धारित किया था? 1/4। शेरशाह ने मुल्तान का कितना किया था दोस्तों? मुल्तान का लगान था 1/4 और भूमि का लगान था 1/3। ठीक है, तो शेरशाह ने जरीवाना भूमि सर्वेक्षण शुल्क कितना निर्धारित किया था? तो जरीवाना दोस्तों कितना शुल्क था? यह था 2.5%। कितना था? 2.5%। शेरशाह ने महासालाना कितना निर्धारित किया था? महासालाना दोस्तों, महासालाना मतलब महासालाना कर संग्रह कितना निर्धारित किया था? ऑप्शन नंबर स यानी 5%। पट्टा और कबूलियत को आरंभ किसने किया था? तो यानी शेरशाह। ठीक है, किसने? शेरशाह ने। शेरशाह किस दिन न्यायिक कार्य संपादित करता था? तो ऑप्शन नंबर स। ठीक है, बुधवार। कब करता था दोस्तों? बुधवार को। ठीक है, अगला देखते हैं। शेरशाह के समय टकसालों की संख्या कुल कितनी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 23 थी। ठीक है, शेरशाह ने दीनार या अशरफ किस धातु का चलाया था? दीनार या अशरफ दोस्तों किस धातु का चलाया था? ये सोने का चलाया था। किसका? सोने का। शेरशाह ने चांदी की धातु बना कौन सा सिक्का चलाया था? तो ये रुपया चलाया था। चांदी की धातु बना कौन सा सिक्का? रुपया चलाया था। आगे क्वेश्चन अब देखेंगे दोस्तों। शेरशाह ने चांदी के रुपया का वजन कितना निर्धारित किया था? शेरशाह ने चांदी के रुपया का वजन दोस्तों कितना निर्धारित किया था? ये किया था दोस्तों ऑप्शन नंबर 180 ग्राम। ठीक है, एक दीनार या अशरफ कितने रुपया के बराबर होता था?
तो 1 दीनार या 1 अशरफ कितने दीनार के बराबर हुआ, कितने रुपया के बराबर हुआ था, तो 9 रुपया के बराबर, ठीक है। 1 दीनार, ठीक है, 1 दीनार या अशरफ 9 रुपया के बराबर था। शेरशाह ने दाम नामक सिक्का किस धातु से चलाया था, तो ऑप्शन नंबर तांबा धातु का, ठीक है। आगे देखें, शेरशाह ने दाम का वजन कितना निर्धारित किया था, तो शेरशाह ने दाम का वजन दोस्तों कितना निर्धारित किया था, ये दाम का वजन था 380 और उसका वजन कितना था, 1 दीनार या अशरफ, तो 9 रुपये के बराबर थी। और दोस्तों चांदी का रुपया था कितने ग्रेन के बराबर, 180 ग्रेन के बराबर, और ये कितना है हमारा 380 ग्रेन के बराबर, ठीक है, दाम का वजन। आगे शेरशाह के सिक्कों पर किस लिपि का प्रयोग किया गया, शेरशाह के सिक्कों पर किस लिपि का जो है दोस्तों, किस लिपि का किया गया दोस्तों, किस लिपि का प्रयोग किया गया, ऑप्शन नंबर द, ठीक है, तो देवनागरी लिपि और अरबी लिपि, ठीक है। आगे देखें, इतिहासकार शेरशाह द्वारा निर्मित सराय एवं सड़कों को साम्राज्य की धमनियाँ कहा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, डॉक्टर कानूगो, ठीक है, डॉक्टर कानूनगो। शेरशाह ने कुल कितनी सरायों का निर्माण कराया था, ऑप्शन नंबर स, कितनी सरायों का निर्माण कराया था, तो ये 1700, कितनी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 1700, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने अपाहिजों लोगों के संबंध में जानकारी एकत्रित की थी तथा उन्हें गुजारा भत्ता दिया था, ऑप्शन नंबर शेरशाह, ठीक है। शेरशाह ने कुल कितनी सड़कों का निर्माण कराया था, तो 4 सड़कों का निर्माण कराया था। सड़क आजम को जो कि लाहौर से सोनार गांव बंगाल तक थी, कितने कोस लंबी थी, कितने कोस लंबी थी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 15 कोस लंबी थी, ठीक है। एक कोस में कितना किलोमीटर होता है दोस्तों, 3 किलोमीटर होता है, ठीक है, तो 15 कोस लंबी थी। तो सासाराम में स्थित शेरशाह का मकबरा किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, किस नदी के किनारे पर है, तो ऑप्शन नंबर ब यानी सोन नदी के किनारे पर है। शेरशाह का मकबरा किस प्रकार का बना है, तो ये दोस्तों कैसा है, अष्टकोणीय बना है, ठीक है दोस्तों, अष्टकोणीय शेरशाह का मकबरा किस प्रकार का बना है, अष्टकोणीय, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं अकबर क्या चलेगा दोस्तों, अब हम अकबर को पढ़ेंगे, ठीक है, अब हम अकबर को पढ़ेंगे। यहाँ पर अकबर का जन्म हुआ था, अकबर का जन्म दोस्तों कब हुआ था, ये हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को दोस्तों अकबर का जन्म हुआ था, ठीक है। मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, दोस्तों कब हुआ था, ऑप्शन नंबर द यानी 14 फरवरी 1556 को हुआ था, किसका, अकबर का, ठीक है। 42 में इनका जन्म हुआ था और 56 में इनका क्या हुआ, राज्याभिषेक, यानी 14 वर्ष की आयु में इनका राज्याभिषेक हो गया था, ठीक है। 13 वर्ष की आयु पूरी हुई थी इनकी, ठीक है। अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया, तो अकबर ने दास प्रथा को समाप्त कब किया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अकबर ने दास प्रथा को समाप्त कब किया था, 1562 में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था, ऑप्शन नंबर 1564 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, ऑप्शन नंबर 1563 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था, ऑप्शन नंबर 1571 में, ठीक है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब कराया था, तो 1571 में कराया। अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कराया था, ऑप्शन नंबर 1575 में अकबर ने इतिमाद खां की सहायता से बजट प्रथा प्रारंभ की थी, तो दोस्तों बजट प्रथा प्रारंभ की थी, ऑप्शन नंबर ब यानी 1562 ईस्वी में अकबर द्वारा किस भाषा को राज्य भाषा बनाया गया, तो अकबर द्वारा किस भाषा को राज्य भाषा बनाया गया, ऑप्शन नंबर फारसी भाषा को जो है राज्य भाषा बनाया गया। निम्नलिखित में से अकबर का प्रमुख सरदार कौन था, तो अकबर का प्रमुख सरदार था दोस्तों अब्दुल माली। निम्नलिखित में कौन अकबर का शिक्षक था, निम्नलिखित में कौन जो है दोस्तों अकबर का शिक्षक था, अब्दुल लतीफ था। अकबर के दरबार में विद्वानों के समूह को कहा जाता था, तो ये कहा जाता नवरत्न कहा जाता था। अकबर के दरबार में विद्वानों के समूह को क्या कहा जाता, नवरत्न कहा जाता था। आगे देखेंगे दोस्तों अकबर का मकबरा स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ठीक है, कहाँ पर है दोस्तों, आगरा में जो है अकबर का मकबरा स्थित है। अकबर की विजयों के उनके वर्ष में सम्मिलित कीजिए दोस्तों, तो अकबर की विजय उनके वर्ष में जो है सम्मिलित करनी है दोस्तों का, यानी 3 नंबर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा यानी मालवा की विजय कब की थी दोस्तों, 1561 में की थी, कब की थी, तो 1561 में की थी।
और दोस्तों गोंडवाना की विजय कब की थी? तो गोंडवाना की विजय दोस्तों कब की थी? 1564 में की थी। अब देखते हैं यानी दोस्तों चित्तौड़ की विजय कब की थी? चित्तौड़ की विजय की थी दोस्तों 1567 में चित्तौड़ की विजय की थी। अब आती है रणथंभौर। रणथंभौर की विजय दोस्तों कब की थी? तो रणथंभौर की विजय की थी, यहाँ पर देख रहे हैं 1569 में रणथंभौर की विजय की थी। गुजरात की विजय की थी 1572 में। आप यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर स हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। इसी तरह से भी निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित वर्ष से सम्मिलित कीजिए। तो खान इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर नहीं, ठीक है। पहले का क्या है हमारा? 5वां 1561 में, ठीक है। अगला है हमारा क्या है इसका? अगला है हमारा चौथा, यानी ठीक है। पहले का क्या है? खा का चौथा, चौथे से सम्मिलित करना, ठीक है। 1500 क्या है हमारा? 69 हो जाएगा इसका, ठीक है। 1569 सॉरी। अब यहाँ पे देखेंगे अगला है हमारा 3 नंबर में क्या है? ग, ठीक है। ग में हमारा 3 नंबर, ठीक है। ग में क्या है हमारा? 3 नंबर है। आप यहाँ से सम्मिलित कर सकते हैं। तो ग का सीधा सीधा कर देंगे हम यहाँ पर, ग का सीधा सीधा, और दूसरे का क्या है हमारा? चौथा, ठीक है। तो आप यहाँ पर मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो क है हमारा क्या? 5, ठीक है। तो यहाँ पर क है, ठीक है। क्या है? क। फिर अगला है ख। ख क्या है? ख ये हो गया, और ग का ग ये हो गया, ठीक है। अगला है घ। तो घ हमारा किस नंबर पे है दोस्तों? 2 नंबर पे घ है, और फिर रह गया ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम देखेंगे। अगला है दोस्तों अकबर का जन्म स्थान है। तो अकबर का जन्म स्थान है अमरकूट। क्या है अकबर का जन्म स्थान दोस्तों? अमरकूट है। अगला क्वेश्चन है हमारा अबुल फजल के शासक का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकारी था। तो ऑप्शन नंबर सा अकबर, ठीक है। किस दक्षिण राज्य ने अकबर की अधीनता स्वीकारी? तो किस दक्षिण राज्य ने अकबर की अधीनता? खानदेश ने, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर द, ठीक है। अखबार उल अखियार अब्दुल हक। अखबार उल अखियार अब्दुल हक। 1568 में अकबर ने चित्तौड़ का फतेहनामा जारी किया था। तो दोस्तों फारसी ग्रंथ में फतेहनामा का पूरा उद्धरण दिया गया। तो ऑप्शन नंबर स मुंतखब कहा था दोस्तों, मुंतखब तवारीख। आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अगला है किस राजपूत राज्य ने अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो ऑप्शन नंबर है मेवाड़ ने, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य अकबर के द्वारा नहीं किया गया? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर किला एक वहाना मस्जिद, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अकबरनामा और आईने अकबरी का लेखक कौन था? अकबरनामा और आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ब, ठीक है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर होगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध दोस्तों किस किस के बीच हुआ था? एक तो दोस्तों बाबर था, और कौन था? वो सॉरी अकबर और हेमू के बीच हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ब सही आंसर। इतिहासकार बदायूं किस बादशाह के शासनकाल में था? तो ऑप्शन नंबर द यानी अकबर। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा दोस्तों कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द यानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा। तो राज्यनामा किसका फारसी अनुवाद है दोस्तों? महाभारत का, ठीक है। अकबर का समकालीन कौन था? तो अकबर का समकालीन कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ठीक है, तुलसीदास, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का 1576 में। अकबर का मूल नाम क्या था? तो अकबर का मूल नाम था जलालुद्दीन, ठीक है। क्या था? जलालुद्दीन। आगे देखेंगे दक्षिण बादशाह और अर्श आशियानी अकबर को किसने कहा था? ऑप्शन नंबर सा जहांगीर, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा अकबर को जगदीश्वर की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो प्रजा ने की थी। जगदीश्वर की उपाधि प्रजा ने। अकबर को मध्यकालीन भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक सर्वप्रथम किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर ब यानी ऑप्शन नंबर एलिफेंट, ठीक है। पहला मुस्लिम शासक कौन था जो वेश बदलकर जनता के बीच जाता था? तो वेश बदलकर जनता के बीच जाता था। इसका सही आंसर अकबर। कौन जाता था? अकबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सा। अकबर की माता का क्या नाम था? अकबर की माता का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर सा यानी हमीदा बानो बेगम। अगला क्वेश्चन हमारा बैरम खां, ठीक है दोस्तों। अगला